नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं हूं शाहरुख और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SRK स्मार्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम RBSC की सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 की पुस्तक में जो प्रश्न हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप रीट के अभ्यर्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसे शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस किताब को हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले भाग में हम पढ़ेंगे भूगोल और सेकंड भाग में है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, और थर्ड भाग में हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम जो कि पहला वीडियो है ये भूगोल से संबंधित होने वाला है। तो चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूह को क्या कहा जाता है? उत्तर आएगा तारामंडल या फिर नक्षत्र मंडल। अगला प्रश्न है, भारत में आसमान में दिखाई देने वाले तारों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा सप्तऋषि मंडल। 7 तारों के समूह को सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। हमारे पास अगला प्रश्न आएगा, सप्तऋषि मंडल को फ्रांस में किस नाम से जाना जाता है? सप्तऋषि मंडल को फ्रांस में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर आएगा सॉसपेन यानी हत्थे वाली देगची। अगला प्रश्न है, सप्तऋषि मंडल को ब्रिटेन में क्या कहा जाता है? उत्तर मिलेगा खेत जुताई वाला हल। सप्तऋषि मंडल को यूनान में क्या कहा जाता है? तो इसे स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है। हमारे सामने 4 प्रश्न आ गए। भारत में इसे सप्तऋषि कहते हैं, फ्रांस में इसे सॉसपेन कहते हैं, इंग्लैंड में इसे खेत जुताई वाला हल कहते हैं और यूनान में इसे स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारे से किस दिशा का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है? उत्तर आएगा उत्तर दिशा का। पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है? इसे हिंदू धर्म ग्रंथ है उसमें ध्रुव तारा कहा गया है। आकाश में फैले तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि को क्या कहलाते हैं? ये सभी के सभी खगोलीय पिंड कहलाते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न आएगा, तारे किन किन गैसों के मिश्रण से बने हैं? उत्तर आएगा हाइड्रोजन व हीलियम। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड किसका भाग है? उत्तर आएगा अंतरिक्ष का। ब्रह्मांड अंतरिक्ष का भाग है। अगला प्रश्न होगा, विभिन्न तारों, उनके अवशेषों, धूलकणों तथा गैसों का असीमित भंडार क्या कहलाता है? तो इसे हम आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा में तारों के समूह हैं, उनके अवशेष हैं, धूलकण हैं और गैसों का असीमित भंडार है। इन सभी को मिलाकर हम आकाशगंगा कहते हैं। तारों के छोटे समूह को क्या कहते हैं, या फिर तारों के छोटे समूह क्या कहलाते हैं? तो वो तारामंडल कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है? सूर्य की प्रकाश की गति है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य की प्रकाश की गति है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से सूर्य की किरण गति करती है। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश कितनी यात्रा तय करता है? 95 खरब किलोमीटर। 95 खरब किलोमीटर दूरी है वो सूर्य का प्रकाश तय करता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? तो ये सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी किस आकाशगंगा का भाग है? तो इसका उत्तर आएगा मिल्की वे या ऐरावत पथ। इसे दूध मेखला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है सूर्य तारा। इसके बाद है प्रोक्सिमा सेंचुरी और उसके बाद है अल्फा सेंचुरी। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो इसका उत्तर आएगा लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, जो ऊपर प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है, धूमकेतु पुच्छल तारे का सिर सदैव किस ओर होता है? तो धूमकेतु पुच्छल तारा है उसका सिर सदैव सूर्य की तरफ होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के निकट से गुजरने वाला चर्चित धूमकेतु कौन सा है? यह है हेली। अगला प्रश्न है, अंतिम बार हेली को कब देखा गया था? अंतिम बार हेली को 1886 ईस्वी में देखा गया था। अगली बार हेली धूमकेतु कब दिखाई देगा? तो ये 2062 में दिखाई देगा। हेली धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? तो ये 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। हेली धूमकेतु के बारे में अपने पास 4 प्रश्न हैं। पहला,
पृथ्वी के निकट से गुजरने वाला चर्चित धूमकेतु कौन सा है? उसका नाम है हेली। हेली अंतिम बार कब दिखाई दिया? 1986 में। अगली बार कब दिखाई देगा? 1962 में। और ये कितने साल बाद में दिखाई देता है? तो ये है 76 साल के बाद में दिखाई देता है। हमारे सामने अगला प्रश्न आएगा, ग्रह का चक्कर लगाने वाला पिंड क्या कहलाता है? तो ग्रह का चक्कर लगाने वाला पिंड होता है उपग्रह। तारे चमकते हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है स्वयं के प्रकाश से। तारे हैं वो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। ये था हमारा कक्षा 6 का पहला पाठ और उससे बनने वाले प्रश्न। अब हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का दूसरा पाठ, जिसका नाम है सौर परिवार। सौर परिवार के जो पाठ है उससे बनने वाले प्रश्नों के बारे में हम पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। सौर परिवार का पिता या जनक किसे कहते हैं? तो सौर परिवार का पिता या जनक कहते हैं सूर्य को। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के सभी आकाशीय पिंड जिस पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं कहलाता है? तो उसे कहते हैं कक्ष। सौरमंडल के सभी आकाशीय पिंड है वो सूर्य के चक्कर एक निश्चित कक्ष में लगाते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? यह बात सबसे पहले बताई थी निकोलस कोपरनिकस ने 1543 ईस्वी में। निकोलस कोपरनिकस ने सबसे पहले यह बताया कि सौरमंडल के चारों ओर ग्रह हैं और सूर्य उसके केंद्र में है। आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा सौरमंडल की आयु कितनी बताई गई है? आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा सौरमंडल की आयु है वो 460 करोड़ वर्ष या फिर 4.60 अरब वर्ष। अगला प्रश्न है, सौरमंडल को किसने बांध रखा है? तो सौरमंडल को सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल ने बांध रखा है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न अपने सामने है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? इसका उत्तर आएगा 8। पहले 9 थे लेकिन 2006 में इनकी संख्या 8 कर दी गई। प्लेटो को ग्रह का दर्जा कब छीना गया? प्लेटो से ग्रह का दर्जा है 2006 में छीना गया। पहले प्लेटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसे ग्रह न मानकर एक छोटा ग्रह या क्षुद्र ग्रह मान लिया गया है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष ग्रहों में कौन शामिल है? आंतरिक ग्रह में कौन से ग्रह शामिल हैं? इसका उत्तर आएगा बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल। जो सूर्य के नज़दीक प्रथम 4 ग्रह हैं उन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। गैसीय ग्रह किन्हें कहा जाता है? बृहस्पति और शनि को गैसीय ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बर्फ दानों की संख्या किन ग्रहों को दी गई है? अरुण और वरुण को, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ मिलती है। अगला प्रश्न है, सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का सौरमंडल के ग्रहों में कौन सा स्थान है? तो दूरी के आधार पर पृथ्वी का सौरमंडल में सूर्य से तीसरा स्थान है और आकार की दृष्टि से है 5वां स्थान। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? पृथ्वी का औसत तापमान है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर तापमान बने रहने का कारण क्या है? तो इसका कारण है वायुमंडल। वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर तापमान बना रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के कितने परिमंडल हैं? तो पृथ्वी के 4 परिमंडल हैं। पृथ्वी के कितने परिमंडल हैं? 4 परिमंडल हैं। पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? तो पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के समान सघन वातावरण की खोज कहाँ की गई है? तो टाइटन पर, जो कि शनि का एक उपग्रह है। टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का है। टाइटन उपग्रह शनि का एक उपग्रह है। शनि एक ग्रह है और टाइटन उसका उपग्रह है। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी कितनी बड़ी है? तो चंद्रमा की तुलना में लगभग 81 गुना है। पृथ्वी चंद्रमा से लगभग 81 गुना बड़ी है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है? चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 29 दिन का समय लगता है। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? इसे लगभग 27 दिन का समय लगता है। अपने अक्ष पर 29 दिन और पृथ्वी का चक्कर है वो 27 दिन में लगाता है। मंगल व बृहस्पति के बीच की पट्टी क्या कहलाती है? मंगल और बृहस्पति के बीच में जो
पट्टी उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। टूटते हुए तारे के रूप में किन्हें जाना जाता है? उल्कापिंड। उल्कापिंड है, उनको टूटते हुए तारे की संख्या भी दी जाती है। अगला प्रश्न है, पखवाड़ा कितने दिनों का होता है? सीधी सी बात है, पखवाड़ा होता है 15 दिनों का। पखवाड़ा है 15 दिनों का होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। जीवंत ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? पृथ्वी शुक्र व मंगल ग्रह के बीच में है। एक तरफ तो शुक्र है, एक तरफ मंगल है। अंतरिक्ष खोज, अब हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 3। भूगोल का ये तीसरा पाठ शुरू हो गया है। 2 पाठों के प्रश्न हमने देख लिए हैं। शुरू करते हैं तीसरे पाठ के प्रश्न पढ़ना। हमारे सामने पहला प्रश्न है, गिज़ा का महान पिरामिड किस तारे से संबंधित है? तो गिज़ा का महान पिरामिड है वो ध्रुव तारे से संबंधित है। ये पिरामिड है जो मिस्र में है। अंतरिक्ष के अध्ययन के प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिले? अंतरिक्ष के अध्ययन के प्रमाण हैं सबसे पहले मिस्र में मिले, गिज़ा की पिरामिड से। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए पहले उपग्रह का क्या नाम है? भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट भारत के एक महान वैज्ञानिक रहे हैं जो कि गुप्त काल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सही परिधि की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? पृथ्वी की सही परिधि की गणना सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज, जो कि एक यूनानी वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले पृथ्वी के परिधि की गणना की थी। अगला प्रश्न है, भास्कराचार्य की रचना कौन सी है? ये भास्कराचार्य की रचना है सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य की एक प्रसिद्ध रचना है जो कि गणित से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस भारतीय खगोलवेत्ता ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में सबसे पहले भास्कराचार्य ने बताया था, जिन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नाम की पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, प्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया? प्रथम दूरबीन का आविष्कार है हॉलैंड, यानी वर्तमान में जिसे नीदरलैंड कहते हैं, वहाँ के निवासी हेंस लिपर्सी ने किया। हेंस लिपर्सी ने प्रथम दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आकाशीय पिंडों को देखने योग्य दूरबीन का आविष्कार किसने किया? आकाशीय पिंडों को देखने योग्य दूरबीन का आविष्कार सबसे पहले किसने किया? इसका उत्तर आएगा गैलीलियो। सबसे पहले दूरबीन का आविष्कार लिम्पेसी ने किया। सबसे पहले दूरबीन का आविष्कार है वो हेंस लिपर्सी ने किया, और अंतरिक्ष में या आकाशीय पिंडों को देखने में काम आने वाली दूरबीन का आविष्कार है गैलीलियो द्वारा किया गया। देश की सबसे बड़ी दूरबीन मास्ट कहाँ स्थापित की गई है? तो यह है उदयपुर के फतेह सागर झील में, जो कि अपने राजस्थान में है। स्वाइजेसिया ने सौर वेधशालाओं का निर्माण कहाँ करवाया? तो स्वाइजेसिया ने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया, जिसमें से दिल्ली में, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा। सबसे पहले दिल्ली का और राजस्थान वाली का 1934 में जो सबसे बड़ी वेधशाला है, इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वाइजेसियन ने किन 3 यंत्रों का निर्माण कराया? इसका उत्तर आएगा सम्राट यंत्र, जो कि सबसे बड़ा यंत्र है, जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र। स्वाइजेसियन ने 3 यंत्रों का निर्माण जयपुर में करवाया, जिसमें सम्राट यंत्र सबसे बड़ा यंत्र है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए जरूरी पलायन वेग कितना होना चाहिए? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए कम से कम किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के गति से हमें आकाश की तरफ छोड़ना होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? उत्तर आएगा स्पुतनिक 1, जो कि तत्कालिक सोवियत संघ, वर्तमान में जिसे रूस कहते हैं, उसने 1957 में लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी कौन था? अंतरिक्ष में सबसे पहले लाइका नाम की कुतिया को भेजा गया था, जो कि स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान में गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति था यूरी गागरिन, जो कि वोस्टॉक 1 में 1961 में अंतरिक्ष में गया था। यूरी गागरिन है वो रूस के वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहली बार मानव कब पहुंचा? चंद्रमा पर सबसे पहले 1969 को अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से कोई मानव चंद्रमा की सतह पर उतरा, जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? जिसका नाम था नील
आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग है चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था। अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय था राकेश शर्मा, जो कि 1984 में सोयूज T11 नामक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गए। अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला थी कल्पना चावला, जिनका संबंध वर्तमान हरियाणा राज्य से है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला कौन है? उसका नाम है सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाली भारतीय मूल की महिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो का पूरा नाम बताइए। इसरो का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। अगला प्रश्न है, इसरो का गठन कब व किसके नेतृत्व में हुआ? इसरो का गठन 1962 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जो कि भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, इनके नेतृत्व में हुआ। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय किसे जाता है? भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय है विक्रम साराभाई को जाता है। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट, जिसे 1975 में पूर्व सोवियत संघ के वैंकूवर अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया? नवंबर 2013 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से मंगलयान प्रक्षेपित किया गया। मंगलयान 2013 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। अगला प्रश्न है, चंद्रमा कब प्रक्षेपित किया गया? चंद्रमा अक्टूबर 2008 में प्रक्षेपित किया गया। भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है? भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला 2015 में एस्ट्रोसेट है, जिसे 2015 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न और इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो लेसन है, जिसका नाम है ग्लोब, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है और प्रश्न आपको पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम ग्लोब से संबंधित प्रश्नों की पढ़ेंगे। पहला प्रश्न अपने सामने है, पृथ्वी की आकृति कैसी है? पृथ्वी की आकृति है भूआब यानी जियोइड अथवा पृथ्वी या आकार, भूआब के आकार की है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का भूमंडलीय व्यास कितना है? पृथ्वी का भूमंडलीय व्यास है 12,756.6 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है 40,075 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है? पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि है 4,008 किलोमीटर। पृथ्वी के भूआबीय आकार का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो इसका नाम आएगा जो रिचर, जो कि फ्रांस के थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से कितना कोण बनाता है? पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से लगभग 66 डिग्री का कोण बनाता है। अगला प्रश्न है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहाँ पर खींची गई है? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वो उत्तरी ध्रुव पर, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है वो दक्षिणी ध्रुव पर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खींची गई रेखा कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर खींची गई रेखा को मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किसका निर्माण करती है? तो ये आर्कटिक वृत्त का निर्माण करती है। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है वो अंटार्कटिक वृत्त का निर्माण करती है। हमारे सामने अगला प्रश्न है, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कहाँ पर विद्यमान है? 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है दक्षिणी ध्रुव पर है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है वो मकर रेखा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, 86.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा क्या बनाती है? तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा अंटार्कटिक वृत्त बनाती है। उत्तरी गोलार्ध में क्या अधिक है? उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है और दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग अधिक है। कुल अक्षांश 181 है तथा वृत्त कितने हैं? वृत्तों की संख्या है 189। भारत किस गोलार्ध में है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है, या कहे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अगला प्रश्न है, 1 डिग्री अक्षांश की पृथ्वी से 1 डिग्री अक्षांश की पृथ्वी के धरातल पर दूरी कितनी होती है?
तो 1 डिग्री अक्षांश की लगभग 111.13 किलोमीटर या लगभग हम कहें 111 किलोमीटर दूरी होती है। अगला प्रश्न है 1 सेकंड अक्षांश की कोणीय दूरी कितनी होती है? 1 सेकंड अक्षांश की कोणीय दूरी कितनी होती है? इसका उत्तर आएगा 31 मीटर। 1 डिग्री अक्षांश की कोणीय दूरी 31 मीटर हुई। 31 भूमध्य रेखा से कर्क रेखा व मकर रेखा से भूमध्य रेखा के सीधा चमकने के कारण गर्मी ज़्यादा रहती है। यह क्षेत्र क्या कहलाता है? यह होता है उष्णकटिबंध। भूमध्य रेखा से कर्क रेखा व मकर रेखा से भूमध्य रेखा सूर्य के सीधा चमकने के कारण गर्मी ज़्यादा रहती है। यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त तथा मकर रेखा व अंटार्कटिक वृत्त के मध्य तापमान मध्यम रहता है तथा यह क्षेत्र क्या कहलाता है? यह क्षेत्र कहलाता है उष्ण शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय। आर्कटिक वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक वृत्त तथा दक्षिण ध्रुव के बीच स्थान अत्यधिक ठंडे रहते हैं। इससे यह क्षेत्र क्या कहलाता है? इस क्षेत्र को हम शीत कटिबंध कहते हैं। ये रही, मान लो ये रही पृथ्वी, तो इसकी ये भूमध्य रेखा है। 1 मिनट, हम इनको अब आसानी से जान लेते हैं। मान लो ये रही अपनी पृथ्वी, ये रही भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये आर्कटिक वृत्त है, ये अंटार्कटिक वृत्त है और ये दक्षिण ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच के क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में जो क्षेत्र है उसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, इन दोनों के बीच के स्थित क्षेत्र को हम उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र को हम उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच के क्षेत्र को हम शीत कटिबंध कहते हैं। होप आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है ये रहा। अगला प्रश्न अपने सामने है, भूमध्य रेखा से उत्तरी भौगोलिक ध्रुव या दक्षिणी भौगोलिक ध्रुव के मध्य की कुल दूरी 90 डिग्री है। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर है। इस प्रकार एक गोलार्ध की ध्रुवीय परिधि 20,004 किलोमीटर होती है तथा इससे आधी क्या आ गया यहाँ से देखते हैं। देशांतर स्थान का विस्तार बताते हैं, जबकि देशांतर रेखाएं किस लिए प्रयोग की जाती है? देशांतर रेखाओं का प्रयोग ज़्यादातर समय ज्ञात करने के लिए किया जाता है। देशांतर रेखाओं का प्रयोग समय ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न अपने सामने है, देशांतर रेखाएं ध्रुव को मिलाते हुए किस रूप में खींची जाती है? तो ये होती है अर्धवृत्ताकार रूप में। देशांतर रेखाओं का निर्माण अर्धवृत्ताकार रूप में होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। अतः हम कह सकते हैं कि 4 मिनट में पृथ्वी कितना घूमती है? तो 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है। देशांतरों का मुख्य कार्य क्या होता है? देशांतर का मुख्य कार्य है GMT, ग्रीनविच मेन टाइम के सापेक्ष स्थलीय मानक समय LST ज्ञात करना। अगला प्रश्न है, किसी देश से गुजरने वाली देशांतर रेखा के आधार पर वहाँ का मानक समय निर्धारित किया जाता है। रूस व अमेरिका में कितने मानक समय हैं? रूस और अमेरिका में दोनों में 9 मानक समय निर्धारित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मिर्ज़ापुर के पास नैनी नामक स्थान से तय किया जाता है। यह ग्रीनविच से कितना आगे है? ग्रीनविच समय से भारत का समय लगभग 5.5 घंटे आगे, या फिर हम कहें 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बेरिंग स्ट्रेट, फिजी, टोंगा आदि द्वीपों पर क्यों मुड़ती है? इसकी वजह ताकि वहाँ दिन
तिथि के भ्रम से मुक्त हो सके। अगला प्रश्न है, देशांतरों के मध्य का स्थान क्या कहलाता है? देशांतरों के मध्य का स्थान गोरे कहलाता है। अक्षांशों के मध्य का स्थान क्या कहलाता है? अक्षांशों के मध्य का स्थान कटिबंध होता है। 0 डिग्री अक्षांश व यहाँ पर ये कटा हुआ है, देशांतर रेखा कहाँ मिलती है? हाँ सॉरी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा व 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ मिलती है? ये मिलती है अटलांटिक महासागर में। 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा है अटलांटिक महासागर में मिलती है। अगला प्रश्न है, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कब माना गया? इसे 1884 में वाशिंगटन में आयोजित एक सभा में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया। ये रेखाएं पृथ्वी को किस में बांटती है? जो देशांतर रेखा है वो पृथ्वी को पूर्व पश्चिम देशांतरों में बांटती है। ग्रीनविच से गुजरने वाली 180 देशांतर रेखा क्या कहलाती है? इसे हम कह सकते हैं प्राइम मेरिडियन। लंदन के पास ग्रीनविच नामक स्थान पर क्या है? यहाँ पर है ब्रिटिश रॉयल वेधशाला। प्राइम मेरिडियन रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों पूर्वी व पश्चिमी देशांतरों में बांटती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये था आज का अपना वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।